दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बायोलॉजी के पार्ट 2 को लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम प्रयोगशाला परिचालक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? एंजाइम के फॉर्म में, वसीय अम्ल के फॉर्म में, न्यूक्लियस अम्ल के फॉर्म में या फिर अमीनो अम्ल के फॉर्म में? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है अमीनो अम्ल के फॉर्म में। छोटी आंत में अमीनो पूरी तरीके से टूट जाता है और टूटने के प्रोटीन टूट जाता है और वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। और अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। अमीनो अम्ल का काम क्या है? टूटी फूटी जो मांसपेशी है उसका मरम्मत करना और शरीर का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है। जो पथरी होता है, स्टोन में होता है, वो मनुष्य के वृक्क मतलब किडनी में बनता कैसे है? वसा के ब्लॉकेज के कारण, वृक्क में बालू के कणों से, वृक्क में प्रोटीन्स के लोकलाइजेशन से, वृक्क में पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवण के क्रिस्टल से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वृक्क में पेल्विस में ऑक्सलेट जैसे लवण के क्रिस्टल से। आप इसको कैल्शियम ऑक्सलेट भी बोल सकते हो। क्या होता है, कई बार जब हम पानी पीते हैं हमारे आसपास के पानी में बहुत सारा कैल्शियम है, थोड़ा सा गर्म करोगे तो बर्तन किनारे किनारे सफेद सफेद जम जाता है। जब वो पानी को हम लोग पी लेते हैं और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो चला जाता है छन्ने के लिए कहाँ? किडनी के पास, गाल ब्लैडर के पास, और वहाँ परत दर परत परत दर परत कैल्शियम ऑक्सलेट चपकना शुरू कर देता है और एक टाइम में वो स्टोन का रूप ले लेता है, जिसे लैप्रोस्कोपी की टेक्निक के थ्रू, दूरबीन टेक्निक के थ्रू ऑपरेशन करके निकाला जाता है। किस चीज को? पेल्विस ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्या होता है, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो साइज में गोल होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, जिनके कारण ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में हो गए हैं और फिर वो ब्लड नाक के जरिए बाहर आने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ब्लड सेल्स बढ़ गए थे, ठीक है। अब वायु, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो भैया आप ऊंचाई पे मत जाइए। और दूसरा एग्जाम्पल ये दोस्तों कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो फाउंटेन पेन होता है, अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे कि हम प्लेन में सफर कर रहे हैं तो फाउंटेन पेन के रिफिल में जो दबाव होता है वो सतह के हिसाब से होता है, लेकिन ऊपर गए वायुमंडलीय दाब कम हो गया, इसलिए वो नीब धीरे धीरे लीकेज करना शुरू कर देता है और हमारे कपड़े को भी खराब कर देता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु वो सांस लेते हैं, ठीक है? केचुआ, मेंढक, हाइड्रा या फिर मीन? बताइए। इसका सही जवाब है दोस्तों हाइड्रा। हाइड्रा एक समुद्री प्राणी है जो कि एक स्थान में समुद्र में रह के सारी जिंदगी काट देता है। उसमें ब्लड जैसा कुछ भी चीज नहीं होता, लेकिन वो सांस लेता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इंपल्स प्रारंभ करता है। ऐच्छिक विषयों का मतलब है जिसकी हम इच्छा करते हैं, जिसकी हम कामना करते हैं, तो उसमें इंपल्स कौन सा पार्ट देता है ब्रेन का, वो पूछा जा रहा है। मेडुला से होता है कि सेरिब्रम से होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से होता है या फिर वैगस तंत्र का? ये सारे कहीं ना कहीं ब्रेन से जुड़े हुए पार्ट हैं, इसलिए बताइए आप। इसका सही जवाब है दोस्तों मेडुला से। ऐच्छिक और अनैच्छिक जो होता है ना, अनैच्छिक जिसकी इच्छा हम नहीं करते, जैसे हम छींक आ रहा है, ठीक है, हमें कपकपाहट लग रही है, हमें ठंड लग रही है, ये सब जो भी कंट्रोल करता है वो करता है मेडुला, ठीक है। मेडुला के ही जरिए ये सारा चीज कंट्रोल होता है। दिल का धड़कन, सांस लेना मेडुला देखता है, ठीक है। ये मेडुला का पार्ट है, मेडुला से कंट्रोल करता है। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम जो मस्तिष्क का सामने का जो तीन पार्ट होते हैं ना, मेन मस्तिष्क होता है जो जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, उसमें सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तीन चीज से मिलकर बना होता है, जिसमें सेरिब्रम भी रहता है। सेरिब्रम एक प्रकार का हमारी चेतना, हमारे सोचने की शक्ति, हमारा डिसीजन मेकिंग करना, इस सारे चीज का काम कौन करता है? सेरिब्रम करता है। दोस्तों वृद्धि हार्मोन्स स्रावित कहां से होता है? थायराइड ग्रंथि से, जननो ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से? आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जनरेट होता है, और वो कौन से वृद्धि हार्मोन है? तो उसे कहते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स। ये सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स का काम क्या है? जिस किसी व्यक्ति पर ये सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स कम जनरेट होता है उसका शरीर बौना हो जाता है, बौना, ठीक है। और जिस पर ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो वो भीमकाय हो जाता है, उसका शरीर भीमकाय। अब ये सब हार्मोन्स के जो ग्रंथि है, ये सब हार्मोन्स है, तो इसको भी तो कोई कंट्रोल करता होगा ना, सारे ग्रंथि को। तो इसको कंट्रोल करता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि उपपचय क्रिया को कंट्रोल करता है, और ये थायराइड ग्रंथि कहाँ होते हैं? ये गले के पास होते हैं, ठीक है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो कौन रिलीज करता है? वो एड्रिनल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत, ठीक है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतस्राव और बहिःस्राव दोनों करता है? अंतस्राव मतलब अंदर की ओर, और बहिःस्राव मतलब डायरेक्ट ब्लड में वो मतलब एल्जाइम या फिर वो जो भी लिक्विड है उसको मिला देना, ठीक है, ब्लड में। और अंतस्राव स्राव मतलब लिक्विड यानी डक्ट के फॉर्म में बहेगा, एक नली में बहेगा या नस में बहेगा, ऐसी इसको अंतस्राव कहते हैं। तो पूछा ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतस्राव भी है और बहिःस्राव भी करता है, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो उसे पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज में अंतस्रावी ग्रंथि होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द्विनाम पद्धति किसने शुरू की थी? द्विनाम पद्धति किसने शुरू की थी? डार्विन ने, मेंडलिफ ने, लिनियस ने या फिर मेयर ने? जल्दी बताइए।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति शुरू की थी। तो द्विनाम पद्धति होता क्या है, सबसे पहले ये जान लो। तो देखो, हम लोग का नाम के आगे हम पहले अपने नाम लिखते हैं, फिर सरनेम लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही ना जानवर और पेड़ पौधे के भी दो नाम रखे गए हैं। जैसे कि ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेफियन, ठीक है ना, होमोसेफियन। मेढक का राना टिग्रिस, राना अलग और टिग्रिस अलग, तो दो नाम पद्धति तो है। तो इसको किसने शुरू किया था, वो शुरू किया था कार्ल लिनियस ने, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने वर्गीकरण का भी शुरुआत किया था, इसलिए वर्गीकरण का पिता। अब वर्गीकरण क्या होता है, पेड़ को अलग कर दिया था और जंतु को अलग कर दिया था, दो चीज में बांट दिया था, दो अलग अलग भागों में बांटा था। तो इसे को वर्गीकरण के पिता किसे कहा गया, कार्ल लिनियस को। द्विनाम पद्धति भी इन्होंने ही शुरू किया, ठीक है ना। चलो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तंतुपट, चार कोष्ठ हृदय, दांत विन्यास, अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। जल्दी बताइए। देखो दोस्तों, जो स्तनधारी होते हैं ना, उनका जो हृदय होता है उसमें चार चैम्बर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है ना। तो ये क्या है, चार कोष हृदय, यही इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। वेल एक स्तनधारी है क्योंकि, अभी बताएं, वेल एक स्तनधारी है क्योंकि उसमें चार चार कोष्ठ हृदय है, ठीक है ना। चैम्बर कितने हैं इसके हृदय में, चार है, इसलिए वो स्तनधारी, इसका सही जवाब यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा गया, आपको ये बताना, अरस्तु, गाल्टन, सुकरात या जे जी मेंडल। जल्दी बताएं, जी जे मेंडल। इसका सही जवाब है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु ने ही सबसे पहले बताया था कि जीवों में जान होता है, पेड़ पौधों में जान होता है। अगर जीव को मार दिया जाए तो वो मर जाएगा और फिर वो चलेगा नहीं, इसलिए उसमें कुछ चीज़ होती है जान जैसी, जिसके कारण वो चलता है। तो इसीलिए इसके बारे में किसने बताया था, अरस्तु ने बताया था, ठीक है। उसके बाद जो कार्ल लिनियस है, उन्होंने बोला अरस्तु को कि भैया आप सही बोल रहे हो, जीवों में तो जान है, लेकिन देखिए जो पेड़ पौधे अलग होते हैं और जीव जंतु अलग होते हैं। पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं और जीव जंतु निर्भर रहते हैं, तो आप दोनों को अलग अलग कर दो, वर्गीकरण कर दो। तो वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, कार्ल लिनियस को। दुई नाम पद्धति किसने चालू किया, कार्ल लिनियस। राना टिग्रिस, होमो सेफियन, बोस इंडिका, ये सारे दो द्विनाम पद्धति है ना, ये शुरुआत कार्ल लिनियस ने किया था। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। वर्गीकरण की आधार किस क्या चीज है, वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, जीनस के आधार पर, वर्ग के आधार पर, स्पीशीज के आधार पर या फाइलम के आधार पर। इसका सही जवाब है बी, स्पीशीज के आधार पर, ठीक है, वर्गीकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना दिन का होता है, जल्दी बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो मानव की लाल रुधिर कणिका का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। और ये बनता कहाँ है, ये बनता है बोन मैरो में, और ये मरता कहाँ है, पिलहा में। पिलहा को बैंक बोलते हैं क्योंकि वहाँ जाके वो स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद वहीं ये मर जाता है। पिलहा को ही कब्रिस्तान कहते हैं ब्लड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मलेरिया परजीवी के नाम पर चक्र के एनाफिलिस के सर्वप्रथम खोजा था, किसने खोजा था, आपको ये बताना किस किस वैज्ञानिक ने मानव मलेरिया के परजीवी को खोजा था, ठीक है। इसका सही जवाब है रोनाल्ड रॉस ने, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले से खोजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काला आजार के लिए उत्तरदायी कौन सा प्रोटोजोआ है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, सही है लिशमीनिया, ठीक है, लिशमीनिया डोने वाला, ठीक है। ये है कालाजार का प्रोटोजोआ उत्तरदायी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कैनून निष्कासित होती है, कहाँ से होती है, लौंग के पेड़ से, लाल चींटियों से, सिकोना की छाल से या फिर तुलसी से। जल्दी बताइए, तुलसी की छाल से बताइए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिकोना की छाल से। जो मलेरिया की महत्वपूर्ण दवा कैनून बनती है वो सिकोना की छाल से बनती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सबसे पहले मनुष्य पर प्लाज्मोडियम हमला करता है, इसमें यकृत कोशिका पे, श्वेत रुधिर कोशिका पे, मांसपेशी की कोशिका पे या तंत्रिका कोशिका पे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम है ना, वो यकृत कोशिका पर हमला करता है, उसके बाद आरबीसी पर करता है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। पहले पर यकृत कोशिका पे करेगा, दूसरे पर आरबीसी पे करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, किससे होता है, गृह मक्खी से होता है, क्यूलेक्स द्वारा होता है, तिलचट्टा द्वारा होता है या फिर एडिस द्वारा होता है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो फाइलेरिया रोग का संचरण करता है वो करता है क्यूलेक्स के द्वारा, ठीक है, क्यूलेक्स के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा कीट नहीं है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें बिच्छू जो है वो कीट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाता है, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी बताइए। तो जो दोस्तों जो टीसी मक्खी होता है स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है, ठीक है। ये वाला जो बीमारी है दोस्तों, इंसान को ना सोने में मजबूर कर देता है, बहुत नींद आता है इस बीमारी के चक्कर में। इसको कौन फैलाता है, टीसी फ्लाई मक्खी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी, खटमल या फिर लाउस के कारण। इसका सही जवाब है दोस्तों सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई ये वाहक है, लेकिन उसका जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है, लिशमेनिया डोने वाला। लिशमेनिया डोने वाला के कारण ये कालाजार रोग होता है, ठीक है। इसमें अस्थि मंजर में बहुत जोरदार दर्द होता है और बहुत तेज बुखार आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग का परजीवी है, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं लिशमेनिया डोना वाली, ठीक है, ये है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट अगेन कोई बायोलॉजी की या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स की क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।